नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरीश शर्मा और आप देख रहे हैं द पॉलिटिक्स अफेयर। दोस्तों, अगर आपको डिफेंस, जियोपॉलिटिक्स और स्पेस जैसे सब्जेक्ट्स पसंद हैं, आपको इनको देखना सुनना पसंद है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये इट इज़ वेरी गुड चैनल फॉर यू। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही व्लादिमीर पुतिन ने इंडिया में कदम रखा, वैसे ही वेस्टर्न मीडिया में हलचल मच गई। जो यूरोप के देश हैं, यूएसए है, इनको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होने चालू हो गई। जानेंगे इस वीडियो में कि कैसे रूस और इंडिया 2030 तक एक इकोनॉमिक प्लान पे एग्रीमेंट साइन हुआ है। दोस्तों, इंडिया रशिया रिलेशन को लेकर के हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये रिलेशन एक पोल स्टार की तरह है, यानी ध्रुव तारे की तरह है। सालों साल बदलते रहते हैं लेकिन ये दोस्ती नहीं बदलती। यानी ध्रुव तारा, आपने देखा होगा कि बहुत साल गुजर जाते हैं, साल गुजरते रहते हैं, लेकिन ध्रुव तारा की जो दिशा है वो सिर्फ वहीं रहती है जहाँ पे वो हमेशा रहता है। अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम की, जिसका 2030 तक का खाका तैयार हुआ है, इंडिया और रूस ने 2030 तक ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए एक नया इकोनॉमिक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें ट्रेड को डाइवर्सिफाई करना। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि हमारा इंडिया और रूस का जो ट्रेड है वो लगभग 68 बिलियन डॉलर तक पहुंचा है, लेकिन उसमें इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है रशिया को सिर्फ 4 बिलियन डॉलर है। तो इंडिया ने रूस पे प्रेशर डाला कि अपना जो ऑटोमोबाइल का सेक्टर है और ये फार्मा का सेक्टर है, इसको खोलो इंडिया के लिए, ताकि हमारा एक्सपोर्ट रूस में बढ़े और हमारी कंपनियों को भी फ़ायदा हो। क्योंकि 68 बिलियन डॉलर इट इज़ इम्प्रेसिव नंबर, लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादा चंक ऑफ अमाउंट है वो रशियन ऑयल से आ रहा है, जो कि इंडिया खरीद रहा है। तो ये मुद्दा है जिस पे दोनों देशों के बीच में सहमति बनी है, और इसके अलावा बैलेंस्ड और सस्टेनेबल इसको बनाया जाएगा, ताकि जैसा कि आपको पता होगा कि रूस इस समय युद्ध जैसी स्थिति से गुजर ही क्या रहा है, वो रियल सिचुएशन में है, अभी युद्ध चालू है। तो अभी ऐसा ना हो कि रूस कल को बोले कि अभी हम युद्ध में बिजी हैं तो ऑयल आपको कम मिलेगा, ऐसा कुछ हो जाए। तो इस सब चीज़ों से रूस ने यहाँ पे, जैसा कि आप पढ़ पा रहे होगे, कि रूस ने प्रॉमिस किया है कि इंडिया को अनइंटरप्टेड ऑयल सप्लाई चालू रहेगी, वेदर रशिया में कुछ भी हो। ठीक है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी इनोवेशन और को प्रोडक्शन पे हाथ आगे बढ़ाया गया है, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इस सेक्टर को लेकर के इंडिया अभी तक यूएसए और यूरोप पे निर्भर था। जो कि जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि यूएसए ने इंडिया से मतलब प्यूनिटिव टैरिफ लगाया है 25%, बिकॉज हम रूस से ऑयल खरीद रहे हैं, इसलिए लगाया है। तो कल को वो और भी कुछ कर सकता है। तो इसीलिए हमको अपना जो ये ट्रेड और को प्रोडक्शन को, जो ये पूरा एक सेक्टर है, मैं एकदम सेक्टर बोलूँगा इसे, इसको हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा कि कल को यूएसए हमको कुछ मना कर दे, कल को भाई यूरोप भी उसके प्रेशर में आ जाए, तो हमको रशिया से वो टेक्नोलॉजी इनोवेशन मिलती रहे, यानी कि हमें कोई दिक्कत ना आए। तो ये इंडिया के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, और आगे चल के आपको पता होगा कि हम ये अपने तेजस मार्क 2 AMCA पर भी काम कर रहे हैं। तो इन सेक्टर में यूएस ये काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ना रशिया हमको इस सेक्टर में हमको बहुत कुछ दे सकता है। और इसके अलावा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि दोनों देश यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे काम कर रहे हैं, वो जो कि बहुत जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हैं जो रूस और इंडिया के बीच में साइन हुए इस विजिट के दौरान। तो इस समिट में कई सेक्टरों में एग्रीमेंट साइन हुए। जलाइजर की बात करें तो इंडिया ने रूस की कंपनी यूरल कैम के साथ में अपना यूरिया प्लांट बनाने में डील साइन करी है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी देखो, हम बेशक कृषि प्रधान देश हैं, लेकिन हमारा जो ये केमिकल फर्टिलाइज़र है जो हम अपनी फसलों में लगाते हैं, इंडिया इसको लेकर के इंडिपेंडेंट नहीं है। हमारे देश में ये नहीं बनता, हम कहाँ से खरीदते हैं ये चीज़ें? हम डायरेक्ट जो हमारी DAP है और यूरिया है, ये हम सीधा रशिया से इंपोर्ट कराते हैं। ठीक है। तो इसमें आत्मनिर्भर बनना बेहद इंपॉर्टेंट है, और रूस इसमें हमको बहुत कुछ दे सकता है। इसके अलावा अगर मैं फ्यूल सप्लाई की बात करूं, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि रूस ने ये हमको प्रॉमिस किया है कि जो फ्यूल की सप्लाई है वो लगातार मिलती रहेगी, यानी कि उसमें कोई भी डिस्ट्रप्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं फूड सेफ्टी की, तो यहाँ पे भी हमारी जो FSSI है और रशिया की कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी साइन हुआ है, MOU साइन हुआ है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर रशिया बट ऑल्सो फॉर इंडिया। क्योंकि इंडिया आगे चल के वर्ल्ड की फूड फैक्ट्री बनने जा रहा है, तो हमको अपना जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है या फूड सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, उनको बहुत ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है। जैसे कि मतलब मैं नहीं चाहता हूँ कि आगे चल के वो न्यूज़ सामने आए कि इसको खाने के बाद इतने लोग मर गए, या इस टॉनिक को पीने के बाद इतने बच्चे ख़त्म हो गए। ये क्यों है?
मतलब ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए यार। ये हमारे जो एज ए नेशन हमारी जो रिस्पेक्ट है या फिर एक तरह से हमारी इमेज है उसको डाउन करते हैं। तो ये भी सेक्टर इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ, और इसके अलावा मेडिकल साइंस में यहाँ पे हेल्थ और रिसर्च कॉपरेशन आगे बढ़ेगा। इसमें इंडिया रूस को बहुत कुछ दे सकता है। शिपिंग एंड अगर मैं बात करूँ शिपिंग एंड पोर्ट को लेकर के, तो ये मैरीटाइम लॉजिस्टिक और शिपिंग कॉरिडोर जितने भी हैं ना, इस पर एग्रीमेंट साइन हुआ है और इसमें इंडिया ट्रूली आत्मनिर्भर बढ़ सकता है। देखो मैं अभी आपको बता दूं कि जितना इंडिया रूस से ऑयल खरीदता है ना, उसमें 80 नहीं 90% जो शिप हैं वो हम यूएसए के और यूरोप के यूज करते हैं। अगर वो कल को अपना शिप देने से मना करते हैं तो बताओ हम रूस से ऑयल खरीद सकते हैं? किस में लाओगे ऑयल, है ना? तो ये ट्रूली आत्मनिर्भर बनाएगा इंडिया को। और इतनी डिपेंडेंसी देख करके ना इंडिया ने अभी पिछले 2 साल में इंडिया ने एक युद्ध स्तर पे काम किया है इस पर। और अभी आपने देखा होगा कि कैसे हम अपने कंटेनर अपने शिप बना रहे हैं ऑयल के लिए, अपने खुद के बना रहे हैं, और इसमें रूस हमको मदद कर सकता है। रूस भी इसमें पीछे है लेकिन दोनों देश मिल करके हम इसमें बहुत आगे जा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा माइग्रेशन की रूस को ज़रूरत है, स्किल वर्कर रूस को चाहिए, और स्टूडेंट एक्सचेंज करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा इस एग्रीमेंट के बाद में। अगर मैं बात करूं एनर्जी, डिफेंस और स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन को लेकर के, तो हमारे न्यूक्लियर एनर्जी, ऑयल और क्रिटिकल मिनरल पर बहुत बड़ा फोकस है, क्योंकि इंडिया को न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए। क्योंकि देखो मैं आपको बता दूं कि इंडिया वर्ल्ड की फैक्ट्री बनने वाला है और हमारी इकॉनमी वर्ल्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगी, और हम भी 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे। तो हमारी इकॉनमी अभी एकदम शूटअप करने वाली है, और अगर हमारी इकॉनमी शूटअप करेगी तो वर्ल्ड की जो मेजर कंपनियां हैं वो इंडिया में आके अपना फैक्ट्री सेटअप करेंगे। उनके लिए चाहिए होगी इलेक्ट्रिसिटी, और इंडिया के पास उनको इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए चाहिए होगा न्यूक्लियर एनर्जी। इसके अलावा हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि हम उनको इलेक्ट्रिसिटी दे सकें। अगर देखो कोयले से दोगे तो अब दिल्ली का हाल देख रहे हो, 400 AQI। अगर न्यूक्लियर से बनाओगे इलेक्ट्रिसिटी तो बेहद कम दामों में बन जाती है। यानी कि आप ये लगा लो कि अगर आपका बिल 6 से 7 हज़ार रुपये आता है ना, तो वो बिल 6 से 700 रुपये हो जाएगा, अगर हमने न्यूक्लियर एनर्जी पे बहुत बढ़िया काम किया और वहाँ से हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चालू हो गई। तो ये बहुत बढ़िया सेक्टर है जो वहाँ पे रूस की मदद ले सकता है इंडिया, जिसको लेकर के रूस ने हमको ऑफ़र भी दिया है स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए और फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट बनाने के लिए ऑफ़र दिया है। देखो ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें इंडिया का फ़ायदा है, इसमें रूस का बहुत बड़ा फ़ायदा है, और रूस इस मार्केट को ग्रैब कर सकता है। बिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ से रूस कमा सकता है। देखो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पिछले अभी कुछ दिनों में इंडिया ने अपना जो न्यूक्लियर सेक्टर है उसको प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया है, विच इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यूएसए, नॉट फॉर रशिया। क्योंकि वर्ल्ड में कोई देश नहीं है जिसने अपना न्यूक्लियर सेक्टर प्राइवेट के लिए ओपन कर दिया है। इंडिया इज़ द सेकंड कंट्री और यूएसए इज़ द फर्स्ट कंट्री। तो यूएस की जो ऑलरेडी कंपनी प्राइवेट सेक्टर है ना, वो न्यूक्लियर सेक्टर पे काम कर रहा है यूएसए में, तो वही कंपनियां इंडिया में आएंगी, वो काम करेंगी, बिलियंस ऑफ डॉलर कमाएंगी यार। क्योंकि इंडिया का बहुत बड़ा एम्बिशियस गोल है न्यूक्लियर सेक्टर को लेकर के। अब यहाँ पे जब रूस को एक अपर हैंड मिल जाएगा, क्योंकि हमने एक MOU साइन कर रखा है और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हो रखी है, तो रूस की जो पब्लिक कंपनियाँ हैं उनको कुछ कमाने का मौका मिल सकता है। यहाँ पे रूस बहुत कुछ कमा सकते हैं, इंडिया को तो फ़ायदा होगा ही होगा, ठीक है। इसके अलावा देखो जो दोनों देश एक नेशनल करेंसी पे एक्सचेंज पे एग्रीमेंट साइन हुआ है। देखो मैं अभी आपको बता दूं कि रूस और इंडिया के बीच में जो ट्रेड है वो क्यों नहीं बढ़ सकता, कैसे यूएसए हम पर सैंक्शन लगा सकता है, क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि हम उनका डॉलर यूज करते हैं, वो डॉलर पे सैंक्शन लगा सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम करें कि उधर रूस की रूबल करेंसी हमारे पास आए, हमारी रूपी करेंसी रूस के पास जाए, तो इनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हो गया है कि हमको जो ट्रेड करना है वो अपनी इंडिजीनियस करेंसियों में करना है, जिसके लिए रूस मान गया है। रूस क्यों मान गया है? क्योंकि इंडिया ज़्यादा सामान वहाँ से खरीदता है तो इंडिया ज़्यादा रुपये उसको देगा, रूस से कम सामान आता है तो हमको रूबल कम देना पड़ता है, इसलिए रूस को ज़्यादा नुकसान है। तो रूस को मनाना, इसमें मानना इम्पोर्टेंट है, तो रूस मान गया है, ओके। इसके अलावा मैं बात करूं कल्चरल डिप्लोमेसी और वार्म वेलकम की, तो आपने देखा ही होगा कि कैसे पुतिन को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उन्होंने राजघाट पर महात्मा गांधी जी को ट्रिब्यूट दिया, और प्राइम मिनिस्टर ने पर्सनली एयरपोर्ट पे जाकर पालम एयरपोर्ट पे वो उतरे थे और उनको स्वागत किया। और इसके अलावा बेहद इंटरेस्टिंग बात मैं अगर आपको बताऊं जो कि मेरे को दिल छू गई, जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने रशियन प्रेसिडेंट को भगवत गीता दी, वो भी रशियन लैंग्वेज में। और आई थिंक मेरे को बहुत ज़्यादा
अंदर अंदर खुशी भी हो रही थी, क्योंकि भगवत गीता की रशियन प्रेसिडेंट को इस टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो अभी युद्ध में है। तो भगवत गीता भी युद्ध का ही संदेश देती है, यानी युद्ध में तुम कैसे जीतो, कैसे पीस प्राप्त करो। ठीक है, यहाँ से वो कुछ बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो नेताओं में एक सहमति बनी है कि टेररिज्म के खिलाफ दोनों मिलकर काम करेंगे। और रूस ने जो अभी यहाँ पे पहलगाम टेरर अटैक हुआ था, इसकी कड़ी निंदा करी है, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। और एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन को लेकर के भी कोलैबोरेशन साइन हुआ है। और रूस की और रूस ने एक बेहद इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि रूस ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को ज्वाइन कर लिया है। ये जो बिग कैट अलायंस है वो इंडिया ने लॉन्च करी थी, यानी बिल्ली की प्रजातियों को बचाने के लिए, टाइगर जैसे इनको बचाने के लिए। तो इससे पहले नेपाल ने इसको साइन कर रखा है। इनमें दोस्तों अगर मैं आपको एक लाइन में इसकी समरी दूँ ना, तो ये है कि इंडिया और रूस ने अपनी दशकों पुरानी दोस्ती को मजबूत करते हुए 2030 तक ट्रेड, डिफेंस, न्यूक्लियर एनर्जी, स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन को बूस्ट करने पर एक बड़ा रोड मैप बनाया है, और जिस पे दोनों देश एक मिशन मोड में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आई थिंक मैं इसको आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।